नमस्कार दोस्तों, जय श्री शोभित शर्मा फिर दोबारा आपके सामने। आज का विषय बड़े समय से अटका हुआ था। जो विषय है हमारा आज है नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। अब ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है हमारी, इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को हमें पिछले 34 साल से हम इंतज़ार कर रहे थे। 34 साल के बाद हमें ये एजुकेशन मिली, पॉलिसी मिली है। आमतः ये एजुकेशन पॉलिसी जो है हमें लगभग 20 साल में मिल जाती है, क्योंकि समय के बदलते परिवेश को देखते हुए हर 20 साल में एजुकेशन पॉलिसी बनाई जाती है। कारण क्या होता है? कारण बड़ा छोटा सा होता है। कारण यह है कि पॉलिसी बनती है, तैयार होती है, उसका क्रियान्वयन होते होते उसको प्लानिंग से जो है लेके आते हैं हम एग्जीक्यूशन तक, उसमें 5 से 7 साल लग जाते हैं। वैसे भी इस एजुकेशन पॉलिसी को बना करके तैयार किया गया और तैयार करने के बाद इसको लागू करने के लिए, नमस्कार विकास, इसको लागू करने के लिए जो है हमें समय दिया गया है 2040 तक, 2030 तक हम इसको लागू कर पाएंगे, क्योंकि ये शिक्षा से निर्धारित है, हर घर से जुड़ी हुई बात है। अब सबके मन में सवाल आता है, ये भाई नई एजुकेशन पॉलिसी से ऐसा क्या परिवर्तन आ जाएगा, ऐसा क्या क्या चेंजेस आ जाएंगे जो हम सबके परिवार में, हम सबके घरों में अंतर लाएंगे, हम सबकी शिक्षा में अंतर आएगा। अब सवाल यही आता है, एक छोटा सा सवाल है और इसका जवाब बहुत बड़ा है। उसके लिए आपको थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा। एजुकेशन हमारे संविधान की तीसरी लिस्ट में आता है, केंद्र, राज्य और तीसरी राज्य केंद्र की कोकरेंट लिस्ट के अंदर। अब ये जो पॉलिसी है ये केंद्र ने ड्राफ्ट तो कर दी, अब इसको क्रियान्वयन करना, इसको लागू करने का काम जो है वो आता है किसके पास? राज्य सरकार। तो आप ये सोचें कि भाई ये बन गई और इसके बाद सीधे सीधे परिवर्तन आ जाएगा, शिक्षा व्यवस्था सारी बदल जाएगी, मुझे नहीं लगता कि इतना आसान है जितना दिख रहा है। लेकिन एक प्रयास किया गया है। पहले हमें ये समझना जरूरी है कि ये प्रयास है क्या, क्योंकि सबके मन में एक ये सवाल आता है कि भाई ये परिवर्तन हुआ क्या। अभी तक हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था वो बेसिकली बड़ा सिंपल था। क्वेश्चन रटो, चैप्टर रटो, उसमें से इम्पोर्टेंट रटो, क्योंकि बीइंग ए टीचर आई टू फॉलो दिस थिंग, ये रटो और पास हो जाओ। पास होना एकमात्र मकसद। और ये जो देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने का कारण है वो ये है कि भाई हम बीए कर चुके, एमए कर चुके, बीकॉम कर चुके, एमकॉम कर चुके, बीएससी कर चुके, एमएससी कर चुके, लेकिन हम पे स्किल नहीं है। तो उसका कारण क्या था? हम रट रटा करके पास तो हो जा रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर कोई स्किल नहीं है। बच्चे के अंदर, एक छोटी उम्र के अंदर बच्चे के अंदर जो स्किल होती है ना, वो स्किल वहीं पे दफन हो जाती हैं, उसी दिन दबा दी जाती हैं जिस दिन उसको बोला जाता है कि बेटा ये याद कर, इसको याद कर, इसको रट, और भाई ये तेरी पढ़ाई पूरी। अब सवाल ये आता है कि भाई इस व्यवस्था में ऐसा क्या परिवर्तन आया? देखिए, इस व्यवस्था में बहुत सारी चीजें चेंज आई हैं। अब चेंजेस क्या आए हैं? सबसे पहला चेंज, जैसा कि मैंने आपको बोला भी, और सिंपल सी बात रही, वो क्या रही? बेसिकली वो सिंपल सी बात ये रही कि ये 10+2 की जगह 5+3+3+4 के सिस्टम पे आए। अब ये सिस्टम सबसे पहले हमारे मन में सवाल उठाता है कि भाई ये होते क्या है। आज सबके नमस्कार का जवाब एक बार में, क्योंकि आज का विषय ऐसा है कि ये फ्लो में चलेगा और किसी के नमस्कार का जवाब अभी नहीं मिलेगा, सबके नमस्कार का जवाब इंडिविजुअली बाद में मिलेगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि विषय ऐसा है कि इसके ऊपर आपको भी जानना एक लय में जरूरी है और मेरे को भी एक लय में समझाना बड़ा जरूरी है। 5+3+3+4 ये क्या है? सबसे बड़ा सवाल यही आता है, क्या बोर्ड के एग्जाम खत्म हो जाएंगे? 5 साल बच्चा कब स्कूल में किस क्लास में पहुंचेगा? ये सवाल सबके मन में आता है। छोटे बच्चे हैं,
सबके मन में ये सवाल उठता है। देखिए 3 इयर्स जैसे पहले था वैसे ही है, 3+2 यानी 5 इयर्स की बात हो रही है। 3+2 5 इयर्स की बात हो रही है। अब 5 इयर्स की जब हम बात करते हैं तो उस समय बात आती है पहले 3 साल जिसको हम फंडामेंटल एजुकेशन बेसिक एजुकेशन बोलते हैं, प्लस 2 साल आपके प्राइमरी के फर्स्ट और सेकंड के, ठीक है, ये रहेंगे। उसके बाद आपके पास जो अगले 3 इयर्स हैं यानी 3rd 4th 5th क्लास वो रहेंगे। अब ये पहले भी पढ़ते थे लेकिन अंतर क्या आया? अब देखिए जो 5th क्लास तक का टाइम है ना, 5+3, यहां पर आप में परिवर्तन आना है। क्या परिवर्तन आना है ये समझिए। यहां पर हमें मातृभाषा पे जोर दिया गया। अब सोचिए हमारे देश में एक खास बात रही है, हमारे देश में सबसे खास बात क्या रही है, हमारे देश के अंदर 15% लोग ऐसे हैं, 15% लोग ऐसे हैं जो केवल इंग्लिश बोलते हैं, पढ़ सकते हैं, जानते हैं। और हमारे यहाँ पे एक क्रेज है इंग्लिश मीडियम का। अब ऐसा नहीं है कि मातृभाषा पढ़ाने जा रहे हैं तो इंग्लिश मीडियम स्कूल बंद हो रहे हैं और हम घर बैठ रहे हैं। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। बट एक बात कही गई है, जो हमारे गाँव के आदिवासी क्षेत्र हैं, जो ट्राइबल एरियाज हैं, वहाँ पर जो बच्चे हैं ना बहुत जल्दी पढ़ाई छोड़ देते हैं। उसका कारण क्या होता है? उनकी मातृभाषा में पढ़ाई नहीं हो पाती, उनकी मातृभाषा में पढ़ाई नहीं हो पाती। उन बच्चों के अंदर किसी तरह का इंटरेस्ट ही नहीं जगता, थोड़े दिनों में पढ़ाई बोझ लगती है और वो बोझ छोड़ करके चले जाते। तो पहली चीज है बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट करना, उनकी मातृभाषा के अंदर उनको पढ़ाना, सो दैट कि वो इस चीज को समझ सके। उसके बाद 6th क्लास ऑनवर्ड्स, अब ये जो एज है ना, अगर हम साइंटिफिकली भी देखें तो ये एज सबसे ज्यादा क्रिएटिविटी से जुड़ी हुई है। यहाँ पे बच्चों को एक चांस मिलने वाला है। क्या चांस मिलने वाला है? यहाँ बच्चों को मौका मिलेगा अपनी स्किल्स को डेवलप करने का। सबसे कॉमन एग्जांपल दिया जा रहा है, भाई कोडिंग करनी सिखा देंगे हम आपको। कोडिंग करनी सिखा नहीं देंगे, कोडिंग करने के अवसर मिलेंगे। अब आजकल आप फेसबुक यूज करते हैं, फेसबुक पे आप व्हाइट हार्ट के और दुनिया भर के कोडिंग के एडवर्टीजमेंट देखते हैं। अगर आप उनके कोर्स की फ्री ट्रायल के बाद अगर अगले स्टेप पे जाएं तो आप देखें तो फीस क्या है उसकी। अभी अगर आप कभी ट्राई करें तो यू विल कम टू नो फीस क्या है। 50,000, 60,000, 1 लाख रुपया उसकी फीस है। और 6th क्लास का बच्चा बड़े आराम से कोडिंग करना शुरू कर लेता है। तो सवाल ये आता है कि हमारे पास यहाँ पर कोडिंग शुरू हो जाती है। कोडिंग जब शुरू हो रही है तो बच्चा 6 साल की एज में कर सकता है। केवल कोडिंग ही नहीं, अगर उस बच्चे को आर्ट में इंटरेस्ट है तो आर्ट की फील्ड में निकल सकता है। पॉटरी, कुछ कलात्मक चीज़ें बनाने का शौक है तो उसमें भी जा सकता है। 6 साल की एज से ये काम शुरू हो जाएगा। उसके बाद आती है 9, 10, 11, 12, 4 साल। अभी तक हमारे साथ स्ट्रीम लाइन्स हुए हैं, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, साइंस, 3 पार्ट में हम लोग डिवाइडेड हैं। कुछ स्कूल्स आज भी फिजिक्स के साथ इकोनॉमिक्स देते हैं, ज्योग्राफी देते हैं, लेकिन मैक्सिमम में स्कूल्स ऐसा नहीं करते। अब सवाल उठता है भाई जब नहीं करते तो होगा क्या? उसका कारण क्या है और इनकी ज़रूरत क्या है? जो फिजिक्स के साथ इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है, साइंस के साथ इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है, वो जानता है कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, उसका बेनिफिट क्या है। जो ज्योग्राफी पढ़ रहा है उसको भी पता है उसका बेनिफिट क्या है। तो ये स्ट्रीमलाइन करने का, लेकिन वो पता कितनों को है? बड़ा कम लोगों को है। वो जब लोगों को इन चीज़ों में इंटरेस्ट आएगा वो इस चीज़ को करेंगे, उनको पता चलेगा, तो नेचुरल सी बात है वो उसको स्ट्रीमलाइन करेंगे। अब बच्चे अपनी मर्जी के सब्जेक्ट साथ साथ लेके चल सकते हैं। ये स्कूल लेवल की बेसिक चीज़ें। बोर्ड के एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम में परिवर्तन आ रहा है। एजुकेशन सिस्टम में जो परिवर्तन आ रहा है उसमें क्या हो रहा है? रेगुलर एनालिसिस हो रहा है। ये नहीं कि साल के एंड में आपने 2-3 महीने पढ़ के निकल गए। अब आपका एनालिसिस रेगुलर होगा। एकेडमिक एनालिसिस जो हो रहा है आपका, उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। आपको बता देता हूँ, उसके अंदर एक छोटी सी एक कैलकुलेशन दी गई है। बच्चों की जो असेसमेंट है वो 3 स्टेज असेसमेंट होगी। 3 स्टेज असेसमेंट।
बड़ी छोटी सी चीज़ है। जैसे सबसे पहला 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड में स्टूडेंट का सेल्फ असेसमेंट है, उसके बाद आपके पास उसके फ्रेंड्स का असेसमेंट है, और उसके बाद सब्जेक्ट टीचर विल एनालाइज। ये 3 चीज़ें होंगी, ये चीज़ का ध्यान रखना है। इन 3 चीज़ों का असेसमेंट होगा। सेमेस्टर सिस्टम आ जाएगा 9, 10, 11, 12 का, और जिससे कि पीरियोडिक असेसमेंट और उनकी वेटेज प्रॉपरली हो। अब ये कब से आएगा, सवाल ये आता है, क्या ये 2022-23 के सेशन में होगा? इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द रिस्पेक्टिव बोर्ड्स एंड द स्टेट्स व्हेन टू इम्प्लीमेंट। उन्हें कब इसे इम्प्लीमेंट करना है, ये रिस्पेक्टिव बोर्ड्स और सब्जेक्ट्स को स्टेट्स को सोचना है, ये इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने कब लाना है। अब इसके बाद हम आते हैं कॉलेज लेवल पर। कॉलेज लेवल पर भी बहुत बड़ा एक परिवर्तन किया गया है। हम 3 साल की ग्रेजुएशन BA, BCom, BSc करते हैं, और उसके बाद हम ढूंढते हैं क्या हमें एक नौकरी मिल जाए। भाई नौकरी कहाँ से मिलेगी? आप खुद सोचिए। इतिहास के 20-20 पेज के क्वेश्चन आंसर दिल्ली यूनिवर्सिटी के पेपरों में हम लिखते हैं, पॉल साइंस के लिखते हैं, और 5 क्वेश्चन करने होते हैं, और उसके बाद हम वो रट रटा के अपनी चैंपियन से रट रटा के बन जाते हैं चैंपियन और पास हो जाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम को पता है पेपर का सेटअप क्या है, और वो पेपर के सेटअप के हिसाब से करते हैं। अब उससे होता क्या है? सबसे बड़ी चीज़ तो उसके अंदर कोई स्किल नहीं है, केवल एक कागज़ का पुर्जा आपके हाथ में आ रहा है, एक डिग्री आपके हाथ में। अब सवाल ये आता है अब क्या होगा भाई? कुछ बच्चे फर्स्ट ईयर में ड्रॉप कर जाते हैं, सेकंड में ड्रॉप करते हैं, थर्ड में ड्रॉप करते हैं। अब ये 4 साल की ग्रेजुएशन होने जा रही है, जिसके अंदर बड़ा सिंपल सा सिस्टम है, जिसको बोलते हैं मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम। आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रेजुएशन लेवल। अब यहाँ पे देखिए चेंजेस जो आ रहे हैं वो आपको क्या बता रहे हैं। यहाँ पे चेंजेस आपको बता रहे हैं ग्रेजुएशन लेवल पे पूरा परिवर्तन हो रहा है। क्या परिवर्तन हो रहा है? पहला परिवर्तन, सबसे बड़ा परिवर्तन पहला क्या हो रहा है? मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट। आपने 1 साल ग्रेजुएशन की, आप क्लियर नहीं कर पा रहे, आपका इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो रहा, आप कुछ और करना चाह रहे हैं, तो व्हाट विल यू डू? आप छोड़ देते हो, बेकार हो गई आपका वो साल, उसका कोई यूज़ नहीं है, किसी काम नहीं आ रही वो आपके, तो आप क्या करोगे? यहाँ आप 1 साल अगर आप सारे एग्जाम पास कर लेते हैं, यू विल गेट ए सर्टिफिकेट, आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर आप 2 साल कर लेते हैं तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, 3 साल करते हैं तो डिग्री मिल जाएगी, जो डिग्री आपको पहले भी मिलती थी, लेकिन तो 4 साल का हुआ, तो उसमें अंतर क्या आया? 4 साल में आपके पास एक रिसर्च का मौका, आपके पास रिसर्च का टाइम मिलता है जिसमें आप रिसर्च करते हैं। अच्छा हाँ, एक और चीज़ आपको इसके साथ साथ मैं बता दूं। अब यहाँ पर आप जो है ना BA कर लिया, BA के बाद MA कर लिया और सीधे PhD में जा सकते हैं। MPhil करने की जरूरत नहीं है। जो MPhil हमारे यहाँ चला आ रहा था बहुत सालों से, विदेशों में ये बहुत पहले से बनता। यहाँ पे आप डायरेक्ट, क्योंकि आपके ग्रेजुएशन में रिसर्च वर्क आपको मिल चुका है, आप सीधे सीधे जा सकते हैं MPhil की जगह PhD के। अब सवाल उठता है कि भाई सपोज कीजिए आप BA कर रहे थे, आपने BA करते करते आपने सोचा कि नहीं भाई मैं ये BA मेरे किसी काम की नहीं, मैं इन्वायरमेंट के ऊपर कुछ पढ़ना चाहता हूँ। नाउ यू हैव एन अपॉर्चुनिटी। अब आपके पास वो भी अपॉर्चुनिटी है, आप साइड बाय साइड दूसरा शुरू कीजिए। आपके क्रेडिट को एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में जमा किया जाएगा। आप साइमल्टेनियसली 2 कोर्सेज कर रहे हैं, ठीक है? आपके वो क्रेडिट्स एक बैंक में जमा करेंगे, वो कोर्स करते करते उसको आपसे जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि ये हर बच्चे की एक सिंगल लॉगिन आईडी बनेगी। उस लॉगिन, क्योंकि डिजिटल एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि भाई इसमें डिजिटलाइजेशन का बहुत तगड़ा रोल होने वाला है, सब डिजिटल होने वाला है। तो हर बच्चे की यूनिक आईडी होगी, उस यूनिक आईडी के बेस पे वो बच्चा जो है उस कोर्स में जाएगा। उस कोर्स में जाएगा तो उससे के अलावा सपोज कीजिए एक टाइम में एक और कोर्स कर रहा है, तो उसकी जो क्रेडिट्स हैं दैट कैन बी चेंज्ड, और जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो उसको साथ में उसको भी जोड़ा जाएगा अल्टीमेटली। तो आप ये मान के चलें, आप एक कोर्स एक जगह छोड़ देते हैं, दूसरा उसके बाद शुरू कर देते हैं, तो आपके वो दोनों कोर्सेज मर्ज हो जाते हैं, जो अभी तक ऐसा हमारे पास नहीं है। आपकी डिग्री खत्म हो गई, आपने ड्रॉप कर दिया, देन 0 से शुरू होते थे। अब आगे आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा। ये तो रही आपकी छोटी सी चीज। अब बेसिकली टारगेट ये रखा गया है सन 2030 तक हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में एक हाई एजुकेशन का एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के हिसाब से काम होगा। और जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे देश के, उनके आसपास उन डिस्ट्रिक्ट में
डिग्री कॉलेजेस और रिसर्च सेंटर्स बनेंगे, डिग्री कॉलेज और रिसर्च सेंटर बनेंगे, और स्कूल्स भी इसी तरह से बनेंगे जिनको बोर्डिंग स्कूल्स का नाम दिया गया, बाल भवन के नाम से स्कूल्स तैयार किए, ये जरूरी किया। अच्छा, इसके साथ साथ एक बड़ा परिवर्तन ये किया गया कि संस्कृत को आप स्कूल और कॉलेज लेवल पे अपने मेन भाषा के रूप में ले सकते। साथ में आईआईटी जैसे संस्थान जहाँ पे आप साइंस रिसर्च पे काम करते हैं, अब देखिए रिसर्च के बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो इन्वायरमेंट से कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं। अब कोई बच्चा है जो ज्योग्राफी साथ में पढ़ना चाहता है, लेकिन आज के हिसाब से अगर कोर्स में देखे तो उसके पास ऐसा ऑप्शन ही नहीं है। वो रिसर्च वर्क कर रहा है, वो रिसर्च वर्क जो उसके चल रहे हैं उसके अंदर ज्योग्राफी की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, वो कैसे करेगा? उसे पॉसिबल ही नहीं है उसके लिए करना, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है उसके पास। तो यहाँ वो बच्चा एक चांस लेगा और उस सब्जेक्ट को जोड़ेगा, विच विल हेल्प हिम इन हिज रिसर्च, वो उसकी रिसर्च में उसकी मदद करेगा। तो ये ऑप्शंस हैं, अब थाउजेंड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर बीइंग ओपनड अप। लेकिन समस्या मुझे जो इस सब सिस्टम में दिख रही है वो एक छोटी सी दिख रही है। वो सिस्टम में समस्या क्या दिख रही है? बेसिकली वो समस्या दिख रही है इम्प्लीमेंटेशन। मुझे सबसे बड़ी समस्या इस समय इम्प्लीमेंटेशन में नजर आ रही है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लानिंग इज गुड, एवरीथिंग इज गुड, बट जब तक इस चीज को हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एजुकेशन एज आई टोल्ड यू, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि एजुकेशन क्या है, एजुकेशन तो भाई को करंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, स्टेट और सेंटर मिलके चलाएंगे, तो कोई जरूरी नहीं है कि ये जो बनाया गया है इसे लागू करना ही करना है। नहीं, ऐसा नहीं है और ना ही हो पाएगा प्रैक्टिकली हमारे देश में। इसका विरोध होगा, इसको बिना पढ़े विरोध शुरू हो गया। पढ़ना तो दूर की बात है, अभी अगर हम बैठ के एनालाइज करें तो हम शायद आज इसको अभी समझ भी नहीं पाएंगे ये सिस्टम है क्या, कैसे होगा। अब जैसे स्कूल लेवल पे ही मैं आपको बताऊं, 8 to 11 के बीच में हमें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के ऊपर बहुत स्ट्रेस देंगे, म्यूज़िक के ऊपर हम बहुत स्ट्रेस देने वाले हैं, ठीक है, वोकेशनल के ऊपर स्ट्रेस देने वाले हैं। 11 से 14 साल की एज के बीच में वोकेशनल स्टडीज़ के ऊपर हम बहुत इंटरेस्ट देने वाले हैं। एक पूलिंग की जाएगी, सब्जेक्ट्स के डिफरेंट पूल्स बनाएंगे, उन पूल्स में से सिलेक्ट करके बच्चों को दिया जाएगा। लेकिन ये सब इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, ये बड़ा मुश्किल काम है। 12th क्लास में भी आप म्यूजिक, आर्ट्स, फिजिकल, ऑल दीज मेन सब्जेक्ट्स आप लेके चल सकते हैं। इवन जो मैंने आपको बताया कि भाई व्हेन द चाइल्ड इज इन 6th, वो कोडिंग पे ही कैन गो फॉर इंटर्नशिप, उस कंपनीज में इंटर्नशिप के लिए जा सकता है जिसमें वो चाहता है, उनको टाइम दिया जाएगा। साथ में एक और चीज दी गई है, पब्लिक और प्राइवेट जो है पार्टिसिपेशन की बात की गई है, पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन की बात की गई है। ये मतलब तो देखिए, सारे गवर्नमेंट स्कूल के पास रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन पब्लिक स्कूल्स के पास है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि भाई दोनों को मिल करके काम करना चाहिए। अब इट इज theoretically it is good, but which public school is going to allow, जिसे हम पब्लिक स्कूल बोलते हैं बेसिकली वो प्राइवेट स्कूल होता है। ये भी एक बहुत बड़ा हमारे साथ फ्रॉड चल रहा है। बेसिकली जो पब्लिक, रामलाल पब्लिक स्कूल, सोनलाल पब्लिक स्कूल, ग्रीन वैली पब्लिक, these public schools are not public schools, they are private schools, and the government school are basically public schools. ओके, तो ये बेसिकली पॉइंट ये आता है कि अगर देखें तो विच प्राइवेट एंटिटी इज गोइंग टू अलाउ, कौन परमिशन देने वाला है भाई। तो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इसके ऊपर बहुत बड़ा एक इशू आने वाला है। अब इसके अंदर एक और भी खास बात की गई है, हायर एजुकेशन को अगर हम देखें तो हायर एजुकेशन के अंदर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को हमारे देश में कैंपस सेटअप करने की परमिशन दी जा रही है। अर्लियर इट वाज नॉट देयर, अब दी जा रही है। यूजीसी, एनसीटी, एआईसीटी, इन सब की जगह एक नई बॉडी बनेगी। जितनी डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, सेंटर स्टेट यूनिवर्सिटियाँ, अलग अलग यूजीसी के नॉर्म्स के अंदर जितनी यूनिवर्सिटी सेट हैं उन सबको कंबाइन करके एक ही लेवल पे लाया जाएगा और सारे काम किए जाएंगे। ये सब ऑनलाइन के थ्रू होगा, सारे के सारे सिस्टम आपके जो है डिजिटलाइज हो जाएंगे और इन सब का एक ही लेवल ले आएंगे। अब इसमें फॉरेन यूनिवर्सिटी का कैंपस इजीली आप इंडिया में ओपन हो जाएंगे। यू विल गेट दैट लेवल ऑफ एजुकेशन जिसके लिए आप बाहर जाना चाहते थे, अब वो यहाँ अपने देश में सॉरी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने सोची नहीं थी, अब हो सकती है।
अब सवाल ये आता है कि इनको कितने ढंग से, कितने तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, किस तरीके से को करिकुलर एक्टिविटीज़ को, क्योंकि स्कूल्स इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे, उससे पहले स्टेट इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। अब सवाल ये आता है, ये आपको मैंने एक 3 फेज़ में इसका बेसिक आइडिया दिया। ये इतनी बड़ी लिस्ट है कि इसको पूरा अगर डिटेल से आप पढ़ेंगे तो इट विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम और समझाने में भी, लेकिन आपको जो छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत थी, जैसे 5+3+3+4 क्या होता है, आगे जाके ग्रेजुएशन में क्या होगा, ये सारी चीज़ों की जो जानकारी थी ये मैंने आपको दी। और इसके अंदर सेंटर स्टेट का क्या रोल रहेगा मैंने आपको बताया। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप ध्यान से देखें, और बेसिक यहाँ पे जो स्ट्रक्चर में रहेगा वो रहेगा आपकी मातृभाषा, जिससे बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट हो, बच्चा इतनी जल्दी स्कूल छोड़ के भागे ना। मेरे विचार आपके सामने थे, थोड़े से ही विचार रख पाया हूँ मैं इतनी देर के अंदर, क्योंकि ये टॉपिक बहुत लेंदी है और यहाँ पर बच्चे की बात हो रही है, बच्चों की बात है, यहाँ बच्चों की मेंटल एबिलिटी की बात हो रही है, उनके डेवलपमेंट की बात हो रही है। और जो बच्चा जिस भाषा में बोलता है ना, उस भाषा के अंदर उससे अच्छी डेवलपमेंट किसी भाषा में नहीं हो सकती। जब हम बच्चे को इंग्लिश सिखाते हैं या जर्मन सिखाते हैं या फ्रेंच सिखाते हैं, तो तब तक तो वो सीखने में ही लग जाता है। जब तक वो सीखने में लगता है उतनी देर में तो उसकी जब ब्रेन एक रिगिडनेस में आ जाता है और वो कुछ नया करने की जगह रादर देन उसी चीज़ में सीखने में अटक जाता है और उसकी जो स्किल्स हैं वो डंप होकर के रह जाते हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से कोशिश ये है कि बच्चे की स्किल्स को, मेंटल एबिलिटीज़ को एक्सप्रेस हो, उनको अच्छी तरह से बाहर निकलने का मौका दिया जाए। बात ये होती है कि हम चीज़ को समझा कैसे सकते हैं। आपको अंदर नॉलेज बहुत है, लेकिन अगर आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, समझा नहीं पा रहे, तो फ़ायदा क्या। और समझाने के लिए लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वॉट एवर लैंग्वेज यू हैव, आप हिंदी में समझा सकते हैं, हिंदी में समझ जाइए, संस्कृत में समझा सकते हैं, संस्कृत में समझाइए। लोकल लैंग्वेज आपकी जो है पंजाबी है, गुजराती है, मराठी है, तेलुगु है, तमिल है, जो आपकी लैंग्वेज है आप उसमें एटलीस्ट समझा तो सकें। इसके अंदर हाँ एक और चीज़ है, इसके अंदर टीचर्स के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। टीचर्स हैव टू प्ले ए वेरी डिफरेंट रोल। अगर वो रिग्ड रहेगा, उनमें परिवर्तन नहीं आया, तो ये सब बेकार हो जाएगा, क्योंकि लैंग्वेज विल बी ए हर्डल। सपोज कीजिए एक बच्चा तमिलनाडु से हरियाणा में पढ़ने आता है, ठीक है, और वो मदर टंग में पढ़ता हुआ आ रहा है अभी तक, तो उसके लिए वहाँ की लैंग्वेज में डील करना बड़ा मुश्किल है। तो देयर आर शॉर्ट कमिंग्स, इसके क्रिटिसिज्म है, इसकी शॉर्ट कमिंग्स है, बट इट इज़ ऑल देयर, ये आपके सामने है। क्योंकि पिछले 34 सालों में देश के लिए कोई नई चीज़ नहीं आई। शिक्षा, अच्छा शिक्षा, हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, HRD मिनिस्ट्री अब शिक्षा मंत्रालय में बदल चुकी है। पहली बार शिक्षा की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। अभी तक तो हम मानव को संसाधन समझ करके काम करते थे और उन संसाधनों का विकास करते थे, शिक्षा का विकास नहीं करते थे, हम संसाधनों के विकास में लगे थे। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा एक वीडियो, छोटा सा मेरा विचार आपको काम आए होंगे। आपको इस विषय में और कोई सवाल हो आप पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। आप जानना चाहें तो मैं अपनी तरफ से जितने मेरे को ज्ञान है मैं उसी ज्ञान से आपको जवाब दूंगा। मेरा यूट्यूब पेज भी इसी नाम से है, शोभित SD शर्मा। रिक्वेस्ट करता हूँ उसको ज़रूर देखिएगा और उस पेज पे आप अपने कमेंट कीजिए, अपने क्वेरीज रखिए। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू गिव माई बेस्ट। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव।